स्टार्ट करते हैं हम लास्ट एक्सपेरिमेंट जो हमें ये बताता है कि डीएनए क्या है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया था? तो साइंटिस्ट का नाम है, याद रख लो, एल्फ्रेड हैशे एंड मार्थी चेस। कब किया था? 1952 में। तो आप देख लो, हमें कोई ज्यादा टाइम पहले पता नहीं चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अभी अभी ही पता चला 1952, कितने भी 100 साल भी नहीं हुए हैं। देख सकते हो आप अभी कि बहुत कम टाइम ही हुआ है कि हमें ये पता चला है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और इस चीज को किसने प्रूफ किया था? एल्फ्रेड हैशे ने, और दूसरा नाम है मैथ्यू चेस। कब किया था? इन 1952। और ये एक्चुअली एज इट इज बहुत बार स्टेटमेंट आती है। इनका प्रूफ कैसा था? अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल क्या होता है? जिसको आप बिल्कुल ये कह लो कि ये ऐसा प्रूफ है जिसको कोई मतलब डिस्कार्ड कर ही नहीं सकता है। आप जो मर्जी बोलो कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जो एल्फ्रेड हार्शे है और मैथ्यू चेस है, इन्होंने क्या किया था? अनइक्विवोकल प्रूफ, जो हमें क्या बताता है? डीएनए क्या है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने क्या काम किया था? एक्चुअली इन्होंने एक वायरस के ऊपर काम किया था। एक ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। नाम है बैक्टीरियोफेजेस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस वायरस होते हैं। वायरस, ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मली हमें लगेगा बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया। ये क्या है? ये वायरस होता है। बट कैसा वायरस है? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? दे आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो अब इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहले एक बार इस बैक्टीरियोफेज का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे आपने ये बैक्टीरियोफेज आपने 11th में भी किया होगा। जब हम पढ़ते हैं ना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पर भी आता है ना वायरस। वहां पे भी इसका ये वाला डायग्राम बना हुआ है, देखा है ना आपने वहां पे? तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है हमारे पास, पहली बात तो इसके देखिए यहाँ पे कौन कौन से पोर्शन है। एक तो इसका ये हेड पोर्शन होता है, जो आप इधर देख सकते हो, हेड पोर्शन। और हेड पोर्शन के अंदर एक ना हमारे पास ये बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है। ठीक है, जो ये प्रोटीन का कोट होता है इसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या मैंने कहा कि हमारा जो एक पोर्शन होता है बैक्टीरियोफेज का, हेड पोर्शन होता है। हेड पोर्शन में बाहर से एक प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है। इस प्रोटीन के बने हुए कोट को बोलते हैं कैप्सिड। और इस कैप्सिड के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। बहुत सारे वायरस हैं। कई कई वायरस वायरस डीएनए कंटेन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, और कई कई आरएनए कंटेन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास देखिए कि बड़ी सी इसको इसको बोलते हैं शीथ। और शीथ को और हेड पोर्शन को एक बीच में नेक की तरह काम करते, इसको बोलते हैं कॉलर। ये इसको कनेक्ट करके रखता है। और बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं? टेल फाइबर्स होते हैं, जो आप देख सकते हो। और एक यहाँ पे बेसल प्लेट होती है। तो मान लेते हैं कि मेरा ये बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया जब आता है ना, मान ले, और ये बैक्टीरियोफेज है, तो इस तरीके से ना अटैचमेंट, इसको पकड़ने में हेल्प करते हैं ये टेल फाइबर्स, ऐसे इसको होल्ड करने में। और क्या करते हैं? अपना जेनेटिक मटेरियल ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास ये है बैक्टीरियोफेजेस। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या काम किया। एक मिनट, जो हमारे पास कौन थे? हैर्शे थे और दूसरे थे चेस। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने यहाँ पे बैक्टीरिया को लिया। अब इन्होंने यहाँ पे जो बैक्टीरिया लिया, सॉरी, जिन्होंने यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लिया। अब ध्यान से समझना यहाँ पे बात को भी मैंने क्या कहा। जो इनका हेड वाला पोर्शन होता है, हेड वाला, हेड पोर्शन के अंदर ही देखिए प्रोटीन भी है, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रही हूँ। और हेड पोर्शन के अंदर ही रेड कलर से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी है, जो यहाँ पर डीएनए है। ऐसे तो आरएनए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने बैक्टीरियोफेज लिया था वहां पर डीएनए ही था। एक मिनट, सॉरी।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हार्टशेप चेस्ट थी उन्होंने क्या काम किया, अब सॉरी, हाँ अब अच्छा ये बताइए, प्रोटीन, प्रोटीन किससे बनती है? प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से। और आप सबको पता है कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो सल्फर कंटेन करते हैं, पता है आपको? उस अमाइनो एसिड का नाम बताइए जो सल्फर कंटेनिंग होता है, बताइए, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड का नाम बताइए। 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो सल्फर कंटेन करता है। असीमता वासु आंसर दीजिए। याद नहीं है। असीमता आप बताओ। हाँ जी, याद है, बस होता है, वो याद नहीं। अच्छा याद नहीं है, लेकिन प्लीज असीमता आप बायोमोलिक्यूल्स की वीडियोस देखो, उसमें मैंने पूरा प्रोटीन, पूरा अमाइनो एसिड्स कंप्लीट करवा दिया है। और आपका तो एग्जाम भी है ना, तो प्लीज, हमारे पास एक होता है सिस्टीन और दूसरा होता है मिथ्योनिन। पहले भी बात की थी, ये 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो सल्फर कंटेन करते हैं। सिस्टीन के पास भी सल्फर होता है, मिथ्योनिन के पास भी सल्फर होता है, बाकी किसी के पास सल्फर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन है बाहर, ये प्रोटीन का बना हुआ कोट है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, जो ये प्रोटीन का बना हुआ कोट है, ये वाला बैक्टीरियोफेज का, इसको उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया। ये पता है आपको रेडियो एक्टिव लेबल का मतलब क्या होता है? असीमता वासु बताइए। यस मैम। क्या होता है बताइए। मैम जब जिसके इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्साइट हो जाते हैं या वो कलर रेडिएट करते हैं उसे रेडियो एक्टिव कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिसको हम बिल्कुल किसी भी चीज को हम डिटेक्ट करने के लिए उसका यूज करते हैं, ठीक है, ताकि मतलब हाँ बिल्कुल वो अपनी एनर्जी को इजिली लूज कर देते हैं ना वो। यस मैम, अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। हाँ जी, हम अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल एलिमेंट्स। हाँ जी, जो और जो क्या करते हैं, जो साथ में रेडिएशंस को एमिट करते हैं बहुत जल्दी, ये होता है ना, जो एक तरह से आप ये समझ लो कि जो अगर हम इनको देखना चाहिए हमें दूर से नजर आ जाएंगे, क्योंकि लाइट एमिट करते हैं ये, मतलब सॉरी रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या काम किया, ये देखो सबसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पे, ये वाला, आप यहाँ पे रेड वाला ये वाला ये देखो, इसका हेड वाला क्वेश्चन देखो। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने इसको रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया, किसको, क्या, प्रोटीन के कैप्सूल को। और हमने यहाँ पे देखिए हमने कौन सा यहाँ पे एटम लिया है, हमने यहाँ पे सल्फर लिया है, सल्फर का एलिमेंट लिया है। और सल्फर का ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं इनको। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताइए। 16। एटॉमिक, उसका मास कितना होगा? तो हमारे पास इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, इन्होंने यहाँ पे लिया सल्फर 35 को। तो सल्फर 35 क्या है, इट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। आइसोटोप है, आइसोटोप क्या होता है ऑफ सल्फर? आइसोटोप क्या होता है बताइए। मैम जब एक ही एलिमेंट्स के काफी मतलब डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं हाँ तो जी, उन्हें आइसोटोप क्या होते कहते हैं, हैं। उसका उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उसका मास नंबर वेरी करता है, यही होता है ना, मास नंबर वेरी करता है लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है उसका, उसको बोलते हैं आइसोटोप। तो हमारे पास ये देखिए जो सल्फर 35 है, ये क्या है, इट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ द सल्फर। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, जो ये बैक्टीरियोफेज है, जिसका जो प्रोटीन का बना हुआ कोट है, जो हेड वाले रीजन में, हमने इसको रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल कर दिया। अब कैसे करेंगे, आप खुद ही सोचो कैसे कर सकते हैं हम। अब हमारी मर्जी कि हम यहाँ पे सल्फर ऐड कर दें। अब देखो अगर हम ये वायरस, इसको भी कुछ ना कुछ खाना पीना चाहिए, अगर हम इसको मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं और उस मीडियम में हमने प्रोटीन रखी हुई है
और जितने भी प्रोटीन के अंदर जो सल्फर है उसका सारा सल्फर हम ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जब उसको एब्जॉर्ब करेगा बैक्टीरियोफाज तो उसकी बॉडी में यही वाला सल्फर जाएगा ना, रेडियो एक्टिव वाला। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। उसके बाद तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, जो ये बैक्टीरियोफेज है इसका जो हेड वाला पोर्शन है वो भी प्रोटीन वाला, ये बाहर वाला, इसको उन्होंने किससे लेबल किया, सल्फर 35, मतलब सल्फर 35 क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका, सल्फर का। आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इसके मास नंबर वेरी करते हैं। अब इसका मास नंबर 35 भी होता है और इसके अलावा कुछ और भी होता है, सॉरी एक मिनट। तो उसके बाद की तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पे प्रोटीन के बने हुए कोट को यहाँ पे लेबल कर दिया सल्फर 35 से। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला सेटअप देखिए, दूसरे वाले में उन्होंने क्या काम किया, अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब सबको आपको पता है डीएनए के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से, और इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर सल्फर होता है, सॉरी फास्फोरस होता है, फास्फोरस कंटेन करता है न्यूक्लियोटाइड। यस मैम। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए क्या क्या काम किया, सेकंड वाला जो बैक्टीरियोफेज लिया, इसका यहाँ पे देखिए जो इनका ये डीएनए वाला पोर्शन है, इसको इन्होंने लेबल किया फास्फोरस 32 से। तो फास्फोरस का भी क्या लिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया फास्फोरस 32 का, और लेबल किया इसको P32 से। तो अगेन वही है, फास्फोरस की भी क्या होते हैं, बहुत सारे मास नंबर होते हैं। अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या काम किया, तो हमारे पास देखिए ये दो बैक्टीरियोफेज ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें इन्होंने ये बाहर वाला प्रोटीन से बना हुआ कोट लेबल कर दिया सल्फर से, प्रोटीन को लेबल कर दिया सल्फर 35 से, और यहाँ पे डीएनए को लेबल कर दिया रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32 से। क्योंकि हमें पता है डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है फास्फोरस। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती है, तो सिस्टीन एंड मिथ्योनिन ऐसे अमाइनो एसिड है जिनके अंदर सल्फर होता है। अब उसके बाद देखिए अब उन्होंने क्या काम किया, अब उन्होंने लिए ये बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं आपको, ये इधर बैक्टीरिया। अभी भी हमने कहा ये बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं, ये वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहला स्टेप, हमने यहाँ पे दो केस हम मान के चल रहे हैं, पहला केस ये वाला, सेकंड केस ये वाला। हमने यहाँ पे इन्फेक्शन करवाया। अब देखिए जब हम इन्फेक्शन करवा रहे हैं तो इन्फेक्शन करवाने पे क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया है, अब हमें पता है कि ये क्या करता है, सॉरी जो वायरस है, वायरस क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा यहाँ पे इस बैक्टीरिया के अंदर, तभी तो वो डिजीज कॉज करता है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला केस यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो ये अटैच हो गया, यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे देखिए अटैचमेंट हो रही है दोनों वाले फेज में। उसके बाद क्या हुआ, अटैचमेंट होने के बाद, ये वाला केस अटैचमेंट वाला है, अटैचमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए इसका डीएनए हमने ब्लैक कलर से दिखाया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खाली हो गया और उसका ये डीएनए क्या हो गया, इसके अंदर चला गया है, ये हमें नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे इस वाले केस में देखिए। तो अब ये उसके बाद क्या हो गया, डिटैच हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे इस वाले केस में देखिए इस बैक्टीरियोफाज को हमने यहाँ पे अटैच करवाया था, अटैचमेंट करवाई सबसे पहले, और सेकंड में आप देखिए इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हमने लेबल किया था फास्फोरस से, जो रेड कलर का यहाँ पर है, यहाँ पे एक्चुअली रेड कलर हमें ना रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये भी एंटर हो गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है पहले वाले फेज में, मतलब डीएनए दोनों केस में यहाँ पे एंटर हो गया है, इस वाले बैक्टीरिया में भी डीएनए ऐड हो गया है और इस वाले में भी। अगर हम पहले वाले में देखें, यहाँ पर हमने उसको लेबल नहीं किया है डीएनए को, लेकिन सेकंड वाले केस में हमने डीएनए को लेबल किया है। अब हम यहाँ पे करवाते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग समझते हो ना क्या होता है, मिक्स करना प्रॉपर ढंग से, समझ पा रहे हो इसको, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लेंडिंग समझ रहे हो, उसको मिक्स करना। हम इसको पूरा यहाँ पे शेक करते हैं, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, ये सारा काम यहाँ पे न्यूट्रिटिव मीडिया पे हो रहा है, जैसे हम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, उसको खाना पीना भी तो चाहिए ना कुछ, तो हम वहाँ पे सबकी उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हमको मिक्स करवाते हैं ताकि ये प्रॉपर ढंग से मतलब ये हो जाए, और साथ ही साथ में ये रेप्लिकेशन भी तो करेगा आगे बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा अगर लाइफ साइकिल पता हो, ये हमने एक्चुअली +1 में ही किया था, जब भी बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए अंदर एंटर करता है ना,
तो आपको पता है इसके पास एबिलिटी होती है कि ये अपनी पूरी बॉडी जैसे बाहर नजर आ रही है आपको, ये पूरी बॉडी एज इट इज बना देता है। यहाँ पे पता है आपको उसके बारे में कैसा होता है? अगर आपने लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल थोड़ा बहुत अगर आपने प्लस 2 में पढ़ा हो, तो यहाँ पे देखिए पहला सेकंड केस यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है। अब उसके बाद ब्लेंडिंग होने के बाद इनकी जितने भी कंपोनेंट्स है, मतलब यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, हम इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे ना पूरी चीजें दी नहीं गई है, मतलब वो पूरा सेटअप नहीं दिया गया कि टेस्ट ट्यूब में किस तरीके से करवा रहे हैं, बट अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूंगी, इससे क्लियर हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम उनको डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट कर लेते हैं सारे कंपोनेंट्स को, जितने भी हमें पहले तो मिक्स करवाया, ब्लेंडिंग करवाई, उसके बाद हम उनको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, मतलब उनके साइज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम उनको सेपरेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हमने यहाँ पे उनको डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट करवाते हैं, तो जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, अगर हम हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब के नीचे हमें बड़ा साइज मिलेगा, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, उसके ऊपर हल्के वाले ऊपर आ जाएंगे। इस ऊपर जो ऊपर आता है मटेरियल उसको क्या बोलते हैं, उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। ये बातें शायद हम पहले भी कर चुके हैं, पता है इसके बारे में कि नहीं पता है? जो चीज ज्यादा हैवी होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जिसका साइज कम होता है, डेंसिटी कम होती है, वो आपका ऊपर फ्लोट करता है, उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। तो देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का साइज क्या है, काफी, मतलब इस बैक्टीरिया की डेंसिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो हमारे पास सुपरनेटेंट, मतलब जो बाकी कंपोनेंट्स थे उस बैक्टीरिया के। तो हमने यहाँ पे क्या चीज देखी कि जब हम उसको डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, तो हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ नजर आ रही है, सुपरनेटेंट के अंदर, और इसकी बाकी बॉडी में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे भी मैंने आपको कहा कि इसकी एबिलिटी होती है अंदर जाकर, जो आप ये बाहर देख रहे हो ना, ये पूरी एज इट इज बना देता है पूरी बॉडी अंदर। और लेकिन अगर हम ये बैक्टीरिया की बॉडी देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, इस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो सुपरनेटेंट है हमें वहां पे रेडियो एक्टिविटी नजर आ रही है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है। और रेडियो एक्टिव यहाँ पे लेबल कौन नहीं था, यहाँ पे डीएनए नहीं था, प्रोटीन को तो हमने लेबल किया था, और प्रोटीन हमें, मतलब वो हमें सुपरनेटेंट के अंदर मिल रहा है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिल रहा है। सेकेंड वाले केस में हम क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पे डीएनए को रेडियो एक्टिव से लेबल करवाया था, और हम यहाँ पे देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी हमें इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर नजर आ रही है। जो हमारा सुपरनेटेंट था ऊपर वाला मटेरियल, वहां पर हमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जब कोई चीज ट्रांसफर हुई थी, वो आपका यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला कौन है, ये डीएनए है, यहाँ पर ये प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं ट्रांसफर हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट था उनका। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये इमेजिन नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे डायग्राम नहीं है, बस आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। तब तक आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से देख सकते हो, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपलोड कर दूँ। सेकंड केस में जब हाँ जी, मैम मैं कह रहा हूँ कि जब सेकंड एक्सपेरिमेंट में जब फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव था, मतलब जब डीएनए रेडियोएक्टिव था जो ट्रांसफर हो रहा है, मैम उसके ट्रांसफर के बाद बैक्टीरिया ग्लो करने लग जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर मिल रही है, बैक्टीरिया के सेल में मिल रही है। फिर बैक्टीरिया ग्लो करेगा? ग्रो तो करेगा ही वो, क्योंकि एक्चुअली वही कह रही हूँ ना कि अब आपने वो लेटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल नहीं किए हैं, प्लस 1 के अंदर एक्चुअली हम ये करते हैं ये सारी चीजें। एक मिनट को, बस मैं एक मुझे डायग्राम ओपन करने दो, एक बस बुक ओपन करनी है, उसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। लेटिक और लाइसोजेनिक हमें ना यही बताता है कि जब बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया को अटैक करता है ना, तो वो 2 केस करता है यहाँ पे। एक केस तो वो बैक्टीरिया की बॉडी में रहता है, और एक दूसरा उसको वो बर्स्ट कर देता है। आपने किए नहीं ये साइकिल? मैम मैं ग्लो कह रहा हूँ, ग्लो मैम, ग्रो नहीं ग्लो। अच्छा, ग्लो, ग्लो बैक्टीरिया ग्लो करेगा ये कह रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ यही, यस मैम। हाँ जी, बिल्कुल 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 करेगा। 1 मिनट, कौन सा है ये हमारे पास, डीएनए रेप्लिकेशन ना,
एक्चुअली ना मुझे एक मिनट, ये मिल नहीं रहा है। मिलना तो चाहिए, चलो एक्चुअली मुझे ना चलो कुछ और ही मिल गया। अच्छा मुझे इनका नाम बताना एज इट इज, स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हार्शे का प्लीज चेक करके बताना, HARSH। बताइए। मैम H तो आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास देखिए जो हार्शिंग चेज एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने देखिए यहाँ पे बैक्टीरियोफाज को लिया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे डायग्राम्स को काफी ज्यादा क्लीन है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आप बैक्टीरियोफाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ये देखिए हमारे पास को फाज का देखिए डीएनए है। इसका देखिए ये वाला था हेड पोर्शन। ये बाहर वाला जो है ना डायमंड की तरह, ये पूरा प्रोटीन का बना होता है। और ये देखिए बाकी पार्ट है जो आपके सारे ये प्रोटीन के बने होते हैं। हेड वाला भी, हेड वाले को कैप्सिड बोलते हैं। बाकी इसका एक कॉलर वाला पोर्शन भी और इसके टेल फाइबर भी। इसीलिए हमने इस पूरे पोर्शन को वहां पे प्रोटीन से कोट किया था, अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट वहां पे देखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी अभी एक्सपेरिमेंट है ये वाला। हाँ देखो यहाँ पे सारी चीजें दिखाई गई है जो मैं आपको बता रही थी ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहला केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा देखिए फाज है, हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम इसको अटैच करवाते हैं बैक्टीरिया। जैसे हमने यहाँ पे बैक्टीरिया ले लिया आपका ई कोलाई, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फाज का जो क्रोमोसोम है देखो वो यहाँ पे एंटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी है, मतलब बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम भी है। अब जब हमारे पास इस फाज का डीएनए अंदर यहाँ पे जाता है ना, तो ये क्या काम करता है, इस बैक्टीरिया के डीएनए को पूरा पूरा यहाँ पे देखो डिग्रेड कर देता है। और डिग्रेड करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप, पूरी अपनी मशीनरी से बनाना शुरू कर दिया है। जब ये इन्फेक्शन करता है ना ये फाज डीएनए, तो ओनली देखिए ओनली अपने यहाँ पे डीएनए ही ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन सोचो इसकी डीएनए की एबिलिटी होती है कि यहाँ पर अंदर जाकर अपनी पूरी बॉडी बना सकता है। ये देखो यहाँ पे हेड वाला पोर्शन बना रहा है, फिर देखो यहाँ पे कॉलर वाला पोर्शन बना रहा है, टेल फाइबर बना रहे हैं, तो पूरी बॉडी एज इट इज बना देता है। उसके बाद ये इस बैक्टीरिया को देखो यहाँ पे लाइस कर देता है, ब्रेक डाउन, और यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो एक्चुअली ये इसका लाइफ साइकिल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इसकी ना पूरी बॉडी में रहता है लेकिन इसको लाइस नहीं करता। इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे लग रहा था कि आपने वो साइकिल किए होंगे, लेटिक और लाइसोजेनिक साइकिल आता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एक्सपेरिमेंट है। अब आपको समझ में आ जाएगा जो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे कैसे यहाँ पे हुआ है। इसको थोड़ा मैं और जूम कर देती हूँ ताकि आपका पूरा फोकस इसी पे रहे। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम तो क्लियर है ना सबको? यस मैम। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक्सपेरिमेंट क्या है, which part of the phage, its DNA or its protein serve as genetic material and is transmitted to the phage progeny। अब यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे क्या लिया, बैक्टीरियोफाज लिया। जैसे यहाँ पे इसके भी नाम होते हैं, हमने बात की थी ना उसमें इससे पहले, जैसे एक लैम्डा फाज होता है, फिर एक बहुत सारी इसकी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रोटीन से बना हुआ कोट अंदर क्या है, डीएनए है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, सबसे पहले देखिए इस फ्लास्क के अंदर हम क्या ले रहे हैं, बैक्टीरिया ले रहे हैं। दिख रहे हैं आपको ये कैप्सूल शेप की तरह, ई कोलाई हमने यहाँ पे बैक्टीरिया लिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे दो फ्लास्क लिए हैं, दोनों के अंदर हमने यहाँ पे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या चीज ट्रांसफर कर देते हैं, इस फाज को, बैक्टीरियोफाज को। तो सबसे पहला केस यहाँ पे क्या है, इनफेक्ट ई कोलाई ग्रो इन द मीडियम, जो क्या चीज कंटेन कर रहा था, सल्फर 35। तो ध्यान रखना सल्फर 35 से हमने अभी इसको रेडियो एक्टिव लेबल किया है। सेकंड केस में देखिए सल्फर 35 इज टेकन अप फाज प्रोटीन। जो ये फाज है देखो, जब ये अपने कंपोनेंट यहाँ पे बनाएगा, इसको अपना हेड पोर्शन बनाना है, टेल बनानी है, कॉलर पोर्शन बनाना है, वो सारी चीजें क्या बनाएगा, इस प्रोटीन से बनाएगा। तो प्रोटीन में सल्फर जाएगा ना, बट
फास्ट प्रोटीन विच कंटेन सल्फर बट नॉट फॉस्फोरस। वो फॉस्फोरस तो कंटेन करता नहीं है। अब तक हमने कोई भी अमाइनो एसिड ऐसा नहीं पढ़ा है जो फॉस्फोरस कंटेन करता हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए हमने यहाँ पे इन्फेक्ट करवाया है ई कोलाई को, जिसको हम किस में ग्रो कर रहे हैं, फॉस्फोरस वाला मीडियम लिया है। और फॉस्फोरस कौन सा, 32 वाला। समझ आ रहा है आपको? अब एक्चुअली ना बहुत बार हम ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक फॉस्फोरस एक सल्फर है कि कौन सा 35 था और कौन सा 32 था। फॉस्फोरस 32 है ना और सल्फर 35 है, ऐसा ही है। यस मैम। लेकिन एक्चुअली को मैंने एक्चुअली इसको दो तरीके से याद किया है। जैसे देखिए पी देखो पहले आता है हमेशा, एस बाद में आता है। अल्फाबेटिकली भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 32 पहले आता है और 35 बाद में आता है। एक तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहले फॉस्फोरस आता है फिर सल्फर आता है उसके अकॉर्डिंग भी, लेकिन अल्फाबेटिकली भी तो फॉस्फोरस पहले ही आता है, नहीं सॉरी पी पहले आता है, एस बाद में आता है ना। मैं कह रही हूँ कि एग्जाम में ना हमें ये 32 35 कौन सा बोले थे, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि अल्फाबेटिकली अगर आपको ये लर्न करना है कि कौन सा मतलब 32 कौन सा था, 35 कौन सा था। और अगर हम सल्फर देखें ना तो सल्फर में एस, तो यहाँ पे 5 भी हमारे पास इसी की तरह शेप देता है, मतलब पीछे 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है। कहने का मतलब वो है, कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो हमारे पास देखिए इस सेकंड वाला केस है। अब हमने यहाँ पे ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाया है कैसे वाले मीडियम में, वो मीडियम क्या चीज कंटेन कर रहा है, फॉस्फोरस 32। अब यहाँ पे देखिए दोनों में सेम चीज चल रही है, जो यहाँ पे चल रहा है यहाँ पर भी वही चल रहा है। बस हमने यहाँ पे जो मीडियम लिया है, हमने यहाँ पे सल्फर वाला मीडियम लिया है, जिसमें हमने उसको सल्फर से लेबल करवाया है, रेडियोएक्टिव सल्फर, और यहाँ पे है फॉस्फोरस। तो यहाँ पे सल्फर 35 is taken up in fast protein which contains sulfur but not phosphorus। प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस तो नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या काम करवाया, फॉस्फोरस 32 इज टेकन अप फास्ट डीएनए। जो फास्ट का डीएनए है वो तो फॉस्फोरस ही लेगा ना, वो क्योंकि डीएनए के अंदर ही तो फॉस्फेट होता है। और यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगी वो सल्फर को ही लेगा, क्योंकि सल्फर अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है वो। यहाँ पे और ये वाला ये डीएनए सल्फर को तो नहीं लेगा ना। समझ आ रहा है आप लोगों को, कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं मैम। अब उसके बाद देखिए जो हमारा फाज है विद सल्फर 35, अब फाज पूरे यहाँ पे चेंज हो गया, उसने अपनी पूरी बॉडी को बना लिया है और उसका जो पूरा प्रोटीन से बना हुआ जो पार्ट है वो किससे कोट हो गया है, वो सल्फर 35 से कोट हो गया। अब वो यहाँ पे देखिए वो इन्फेक्ट कर रहा है अनलेबल्ड ई कोलाई को। ये देखो ई कोलाई है कैप्सूल की तरह, उसको यहाँ पे इन्फेक्शन कर रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज देखिए, जो यहाँ पे हमारे पास ये बैक्टीरियोफाज है उसके पास क्या आ चुका है, उसके डीएनए में आ गया है फॉस्फोरस 32। अब वो इन्फेक्ट कर रहा है यहाँ पे किसको, अनलेबल्ड ई कोलाई को। ई कोलाई को लेबल नहीं किया हमने किसको लेबल किया है, हमने यहाँ पे फाज को किया है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे मिक्सी में डाल दिया हमने, शेयर ऑफ प्रोटीन कोट इन द ब्लेंडर। हमने दोनों को यहाँ पे ब्लेंड कर दिया और ब्लेंड करने के बाद क्या करते हैं हम इसको, अब हम डालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में। ये देख रही है मशीन, देखिए सबने सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसे रोटेट करते हैं इसको, और वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, साइज यहाँ पे सेपरेट कर देता है उनका सबको। समझ आ रहा है आपको, शेयर ऑफ प्रोटीन कोट इन द ब्लेंडर, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। लग रहा है कि आप लोगों को समझ आप कुछ हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओके, अब फिफ्थ वाला देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन हो रही है एंड सेपरेट प्रोटीन फ्रॉम सेल बाय द सेंट्रीफ्यूज। तो पहले ब्लेंडिंग हुई मिक्सी में, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया बाय दिस मशीन। आई होप आपने देखी होगी ये, अगर आपके स्कूल वगैरह में होगी। उसके बाद देखिए अब रिजल्ट ये वाला कंक्लूजन है यहाँ पे कि अब जब भी हम किसी चीज को डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, तो आप सबको पता है देखो जो यहाँ पे नीचे आएगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक्चुअली यहाँ पे ना टेस्ट ट्यूब भी होती है जब हम यहाँ पे इसको सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाला कौन होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी,
और जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा ना। तो जो ये ऊपर वाला जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। ये बात शायद हमने पहले भी की थी जब हमने सीवेज वाला आपका पोर्शन किया था। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले केस में, पहले वाला केस अब ध्यान समझना, पहले वाले केस में हमने यहाँ पे मतलब इसको सल्फर, जो प्रोटीन को हमने सल्फर से सल्फर वाला मटेरियल लिया था यहाँ पे, और सेकंड वाले में फास्फोरस लिया था। अब देखिए हमने यहाँ से भी बैक्टीरिया निकाला, हमने यहाँ से भी बैक्टीरिया निकाला। जब बैक्टीरिया हमें मिलते हैं यहाँ पे डाउन पे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो जब हमने इस बैक्टीरिया को रिकवर किया तो हम क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर हमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली है। यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है इस बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे मिल रही है? इस सुपरनेटेंट ऊपर, जो यहाँ पे इस जो फाज था ना, इसने अपने कुछ पार्ट्स बनाए थे। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन सल्फर 35 इज रिकवर्ड इन द फ्लूइड। ऊपर हमें फ्लूइड में नजर आ रहा है जो क्या कंटेन कर रहा है? वायरस का कोट, मतलब वायरस के पार्टिकल जो उसने बनाए, लेकिन नो रेडियो एक्टिविटी इज डिटेक्टेड इंडिकेटिंग द प्रोटीन हैज नॉट बीन ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनीफाज। यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमें, और ये वाले इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी सेकंड वाले की, तो यहाँ पे देखिए जो ये फ्लूइड था ऊपर वाला, इसके अंदर हमें यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है इसके अंदर। सो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इन्फेक्टेड बैक्टीरिया फॉर्म अ पैलेट। एक्चुअली हाँ, इस नीचे वाले के लिए इसको हम यहाँ पे पैलेट बोलते हैं। जैसे ऊपर वाले को सुपरनेटेंट बोलते हैं ना, नीचे वाले को पैलेट बोलते हैं। तो उसके अंदर हमें फास्फोरस 32 मिला बॉटम ऑफ द ट्यूब, जो हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इस बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर होने वाला कौन है? यहाँ पर डीएनए ट्रांसफर हुआ है, जिसको हमने लेबल किया था। तो प्रोजेनीफाज are radioactive, indicating that DNA has been transmitted to the progeniphage. तो DNA not protein is the genetic material in the bacteriophages। समझ आया आपको? तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है? वो डीएनए है और वो प्रोटीन नहीं है। तो इसको बोलते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ। किया था किसने? हार्शे और चेज ने। क्लियर हो गया आप लोगों को? एक्सपेरिमेंट समझ आ गया ये वाला कि कैसे कैसे यहाँ पे हुआ है? यस मैम। अब एक बार उसकी थ्योरी देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी पढ़ोगे, यहाँ पे सारी बातें वही है। आइसोटोप समझ में आ गया? आप देखो और आप खुद सोचो। एक्चुअली देखो ये तो यहाँ पे बहुत कुछ कुछ दिया गया है, इतना तो हमें करने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ और ये भी आप देख सकते हो, एक्सरे डिफ्रैक्शन भी किया था ना हमने, जो हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। हमने तो इसके डायग्राम नहीं किए थे, पर डीएनए को उसके लिए भी हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज किया था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये सारी चीजें करवाई जाती है। तो हम अपने एनसीईआरटी के वापस आ जाते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पे यहाँ पर हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली है सुपरनेटेंट के अंदर, लेकिन रेडियो एक्टिविटी हमें यहाँ पे इस बैक्टीरिया की बॉडी में मिली है। और सेकंड वाले में रेडियो एक्टिविटी हमें सुपरनेटेंट में मिली है, इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिली है। तो अब बात करते हैं, एक बार उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम ओनली 2 मिनट्स का रह गया है, तो तब तक इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। किसके एक्सपेरिमेंट से आया है? ऑल्फ्रेड हेर्शे एंड मैथ्यूचेस। कब की बात है? 1952 की। किसके ऊपर वर्क किया था? वायरस के ऊपर। कौन से वायरस? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। द बैक्टीरियोफेजेस अटैच टू बैक्टीरिया, मतलब इन्फेक्शन करवा रहे हैं वो, एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर द बैक्टीरियल सेल। बातें समझ आ रही है? सारी बातें वही है। द बैक्टीरियल सेल treat the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufacture more virus particle. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria. वो यही चीज चेक करना चाहते थे कि वहां से क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है कि प्रोटीन ट्रांसफर हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया? दे ग्रू सम वायरस। उन्होंने क्या काम किया? कुछ वायरस को ग्रो करवाया। कहाँ पे? ऑन अ मीडियम। कैसा मीडियम था? दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। एक मीडियम में क्या था? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। कौन सा आइसोटोप था फॉस्फोरस का? फॉस्फोरस 32।
और some other on medium that contain radioactive sulfur. सल्फर का कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप था? 35. तो मैं आपको ये बता रही थी कि सल्फर की शेप 5 की तरह होती है ना, तो यहाँ पे उन्होंने 35 लिया था और फास्फोरस में 32 लिया था. So viruses grow in the presence of the radioactive phosphorus contained radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contain phosphorus but protein does not. ये लाइन समझ आई कि वायरस को जब उन्होंने ग्रो करवाया किसकी प्रेजेंस में? रेडियोएक्टिव फास्फोरस की प्रेजेंस में. तो वो अब उसके डीएनए में क्या आएगा? उसके डीएनए में रेडियोएक्टिव डीएनए आएगा ना, लेकिन उसकी प्रोटीन रेडियोएक्टिव नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि डीएनए के पास फास्फोरस होता है, प्रोटीन के पास फास्फोरस नहीं होता है. समझ आ रहा है आपको ये वाली लाइन? सिमिलरली जब वायरस को वो ग्रो करवा रही रेडियोएक्टिव सल्फर में, तो उसकी जो प्रोटीन है वो क्या कंटेन करी? रेडियोएक्टिव प्रोटीन. क्यों? लेकिन उसका डीएनए रेडियोएक्टिव नहीं है क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता है. समझ आ रहा है? ये वही बातें भी जो हम यहाँ पे कर चुके हैं. अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? रेडियोएक्टिव फाज को उन्होंने यहाँ पे उस पे अटैच करवाया, उसके बाद इन्फेक्शन हुआ, वायरस का कोट बना. और सिमिलरली अगर हम देखते हैं यहाँ पे, मतलब बाकी सारी चीजें आपने देखी, स्पिनिंग करवाई हमने, स्पिनिंग करवाने के बाद यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया. वायरस जो थे हमारे पास, जिनके पास रेडियोएक्टिव डीएनए था, उसके अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी नजर